सबको प्रणाम। राम राम। हमारे देश और प्रदेश में आए दिन हो रहे हत्या, बलात्कार, शोषण, लूट और झूठ इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसको रोक पाना अब बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इसे लोग राम राज्य कहते हैं, जबकि यह राम राज्य नहीं, ये आम राज्य है। इसमें न सरकार की चल रही है न अधिकारियों की चल रही है। कारण है कि जो घटनाएं घटी हैं, जो देवरिया में एक प्रेम यादव की मौत होती है, और यह मौत एक बहुत ही सोचने की विषय है कि वह आदमी पंडित जी से मिलने जाता है और पंडित जी कैसे और किस तरह उसकी हत्या कर देते हैं, यह कहना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इसकी पड़ताल अभी तक सामने नहीं आया है। इधर उसकी हत्या होती है और उधर उसके परिजन को पता चलता है और उनके ड्राइवर जो ब्राह्मण था, जो प्रेम यादव के ड्राइवर था, उनकी गाड़ी चलाता था, उसको भी खबर मिलती है और उनकी लाइसेंसी बंदूक लेकर, प्रेम यादव जी की लाइसेंसी बंदूक लाकर वो ताबड़तोड़ गोली मारता है और 5 लोगों की मौत हो जाती है। मरने वाले ब्राह्मण और मारने वाला ब्राह्मण, प्रेम यादव और प्रेम के परिवार की कोई गलती नहीं, फिर भी उन्हें मारा गया। जमीन का विवाद था, यह दोष जमीन लेने वाले के ऊपर नहीं जाता है, जमीन बेचने वाले के ऊपर नहीं जाता है। यह दोष उस रजिस्ट्रार के ऊपर जाता है जो रजिस्ट्री करता है। यह दोष लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार और एसडीएम के ऊपर जाता है, क्योंकि इसी तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है और हमारे साथ भी इस तरह की घटनाएं इन लोगों ने किया है। जिस ज़मीन को हमने रजिस्ट्री कराया था और उस ज़मीन को फिर इन लोगों ने किसी और को रजिस्ट्री कर दिया और फिर खारिज दाखिल भी कर दिया। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ऐसे घूसखोर और ऐसे घूस देकर भर्ती होने वाले अधिकारियों को पद पर रहने का अधिकार है क्या? जब हमारे ज़मीन को, जिस ज़मीन को हमने खरीद लिया था, खारिज दाखिल हो गई थी, जिस ज़मीन को हमने कब्जे में ले लिया था, उस ज़मीन को, मैं ठाकुर हूँ, वो ब्राह्मण है, उस ज़मीन को फिर उस ब्राह्मण ने किसी और को बेच दिया और उस रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री भी कर दिया और लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सब इसमें मिले हुए हैं। सब ने उससे पैसा लिया और उस ज़मीन को फिर दूसरे को कर दिया, धोबी के नाम से रजिस्ट्री कर दिया। हम शरीफ आदमी, सीधा आदमी उस ज़मीन के लिए दौड़ा धूपा, अंतोकाल जब किसी ने नहीं सुना, जब वकील के यहाँ गए, लेखपाल के यहाँ गए तो लेखपाल नहीं सुना, वकील के यहाँ गए तो वकील कह रहा है कि इसे कोर्ट में मुकदमा करना होगा। यह मुकदमा मैं सालों से लड़ रहा हूँ और वो ज़मीन अभी हमारे नाम नहीं आया है। यह मामला है उन्नाव ज़िले का। ज़मीन है गोड़वा में, तहसील है हसनगंज और नगर पंचायत है औरास। यह ज़मीन हम 2009 में लिए थे, बीच में किसी कारणवश हम कहीं और चले गए। इसी बीच धोखे से वह आदमी फिर उस ज़मीन को अपने नाम कराया और फिर वो किसी और को बेच दिया। आज फिर वो ज़मीन जिससे बेचा था उससे फिर वो अपने नाम करा लिया, फिर भी अभी तक हमारे नाम वो ज़मीन नहीं चढ़ा। जब मैं किसी से बात करता हूँ तो लोग ये कहते हैं, लेखपाल कहता है कि हम 12 लाख, 14 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख दे करके भर्ती हुए हैं, हमारा खर्चा कहाँ से आएगा? तनख्वाह से पेट भरता नहीं, बीबी रोज़ गाली देती है, बेटों के शौक़ पूरे नहीं होते हैं, तो मुझे 2 नंबर का काम करना पड़ता है। आप हमें 10,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, 15,000 दीजिए, 20,000 दीजिए,
तब जाकर कहीं आपके नाम होगा, वो भी होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम भरपूर कोशिश करेंगे। हमारे कहने का मतलब, हम क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण हैं। उसमें साक्षी महाराज जी ने भी लेटर उनके तरफ से जारी किया था। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, यहाँ तक कि डीएम, पुलिस, सब इसमें सम्मिलित है, सब हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि जब वो एप्लीकेशन डालते हैं तो बार बार थाने जाना पड़ता है, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान होता है। और जब थाने जाओ, पुलिस दरोगा को पैसा चाहता है और न्याय नहीं मिलता है। अगर इसी तरह होता रहा तो किसी दिन ये लोग हमारी भी जान ले सकते हैं। किसी दिन अगर यही हाल रहा तो फिर ये जो जिसको बेच करके फिर अपने नाम कराए हैं उसका भी जान जा सकता है। कहने का मतलब है कि झगड़े की जड़ कौन है? रजिस्ट्रार, लेखपाल, वकील, कानूनगो, तहसीलदार, यहाँ तक कि एसडीएम, डीएम, पुलिस प्रशासन, एसपी, सब गुनाहगार हैं। और इस गुनाह की सज़ा कौन भोगता है? एक अदना इंसान। किस जात से है उसे मतलब नहीं है, एक शरीफ इंसान, उसे मारा जाता है, फिर उसके बदले में दूसरे को मारा जाता है, फिर राजनीतिक रंग दिया जाता है, फिर राजनीति में हिंदुत्व को ख़त्म कर दिया जाता है। अब यादव ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण, कुशवाहा ब्राह्मण, दलित ब्राह्मण, दलित क्षत्रिय करके चुनाव लड़ने का प्रयास किया जाता है। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ऊंच नीच जब फेल हो जाता है तो फिर जाति, हिंदू को ही कई जातियों में बांटकर चुनाव लड़ने का प्रयास किया जाता है। इसमें अधिकारियों का, साथ में सरकार का बहुत बड़ा दोष है। अगर दोष नहीं होता और वो 10 बीघे ज़मीन जो देवरिया में जिसके चलते बवाल हुआ है, अगर उसका सही फैसला समय से हो गया होता, न्याय समय से मिल गया होता, तो शायद प्रेम यादव नहीं मारे गए होते और उनका बॉडीगार्ड या उनका ड्राइवर 5 लोगों की हत्या उन्हीं की बंदूक से नहीं कर दिया होता। आज हमारे उप मुख्यमंत्री वगैरह पंडित जी के तरफ से पुछार करने चले गए, लेकिन वहीं यादव परिवार के यहाँ नहीं गए, जो सरासर अन्याय है। सरकार के लिए सभी दोषी हैं, सरकार के लिए सभी बराबर हैं, फिर भी इस तरह का अन्याय क्यों? ठीक है, अखिलेश जी यादवों की बात करें, योगी जी पंडितों की बात करें और मोदी जी हिंदू की बात करें, मुसलमान की बात करें। हम ये मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि अब हिंदू कहाँ गए? अब तो ब्राह्मण और यादव हो गए, तो इसका मतलब कि बैकवर्ड हिंदू नहीं हैं। कहीं दलित और ठाकुर हो गए, इसका मतलब दलित हिंदू नहीं हैं। कहीं मुसलमान और ठाकुर हो गए, तो ये तो चल जाएगा क्योंकि सरकार की तो नीति है। और कहीं पर ब्राह्मण और कुशवाहा हो गया, तो इसका मतलब कुशवाहा हिंदू नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की कामना करते थे, जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर ताबड़तोड़ वोट देकर सरकार में लाने का, गोडसे विचारधारा को देश में पनपने में जो सहयोग किए, गांधी विचारधारा को मारकर गोडसे विचारधारा को आज 10 वर्षों से जो देश में चलाया जा रहा है, यह कहीं न कहीं हमारे देश और समाज दोनों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। क्योंकि तुरंत लोग गोडसे बन जा रहे हैं और एक की हत्या कर दे रहे हैं, अब फिर उस तरफ के लोग गोडसे बन जा रहे हैं और दूसरी तरफ के लोगों की हत्या कर दे रहे हैं। अगर इसमें कोई भी गांधी होते या गांधी के नियमों पर चलने वाले होते तो शायद ये हत्याएं नहीं होती। क्योंकि गुस्सा जो है अपने को खाता है, घमंड जो है अपने को खाता है। यहाँ पर वही हुआ है, गुस्से की देन है। अकेले प्रेम यादव पंडित जी के घर में मिले। प्रेम यादव को पंडित जी किस तरह कैसे उनको मार दिए, इसका भी भरपूर खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन
प्रेम यादव का ड्राइवर प्रेम यादव के ही लाइसेंसी बंदूक से ब्राह्मण परिवार के कई लोगों को गोली मार देता है, जबकि इसमें प्रेम यादव के परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन लोगों ने किसी को नहीं मारा है, जो सुनने में आ रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण ने मारा, लेकिन यादव परिवार पीसा जा रहा है। उनके मकान गिराने की बात चल रही है, और जो मकान आज तक इन्हीं लेखपाल, तहसीलदार और कानूनगों के बल पर वैध था, आज वो अवैध घोषित किया जा रहा है। अगर आज वो अवैध घोषित किया जा रहा है तो सरकार या ये अधिकारी अभी तक कहाँ थे जब तक वो वैध था? जब वो तक अगर वो अवैध था तो बहुत पहले क्यों नहीं गिरा दिया गया? इसी तरह से सिकंदरपुर रोड पर एक पचखोरा गांव है, वहाँ एक बहुत बड़ी गढ़ही थी, पचखोरा गांव से उत्तर साइड में। उस गढ़ही में कब्जा करके प्रधान के माध्यम से कुछ मुसलमानों ने, कुछ हिंदुओं ने कब्जा कर लिया है और बड़ी बड़ी मकानें बना लिए हैं। उस गढ़ही को खाली कराने का इनकी शक्ति नहीं है। इसी तरह से पूरे देश में जितने गड्ढे थे, जितने तालाब थे, जितने यहाँ तक कि नदी के किनारे, समुद्र के किनारे मकान बन रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। लेकिन जब कोई कांड हो जा रहा है तब सरकार का दिमाग खुल रहा है कि ये अवैध है, इसको गिरा देना चाहिए। लेकिन जब तक सरकार किसी की खून उसके कान तक नहीं पहुंचता है, किसी की खून उसके आंखों से नहीं दिखता है, तब तक वो सारी ज़मीनें वैध दिखती हैं। और जो वहाँ कुछ होता है अनहोनी, तो सरकार जाग जाती है और वो वैध को भी अवैध बनाकर गिराने का प्रयास करती है और गिरा देती है। सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि गड्ढे को खाली कराया जाए, तालाब को खाली कराया जाए, लेकिन यह लेखपाल और कानूनगो से बात किया जाए जिनको 25-25 लाख रुपया लेकर भर्ती किया गया है। इन लोगों से ये कहा जाए कि सच्चाई की जांच करें और दूसरे की ज़मीन जो हड़प के लोग बैठे हैं उन्हें खाली कराया जाए, उन्हें वापस दिया जाए। अगर सरकार इस काम को कर देती है तो क्या आपस में लोग लड़ेंगे या मरेंगे? नहीं। अगर ये गरीब है, उसके पास 5 बीसा ज़मीन है, उस पर एक ठाकुर साहब का कब्जा है, चाहे कुशवाहा साहब का कब्जा है, चाहे पंडित जी का कब्जा है, वो उनके किनारे उनकी ज़मीन है, वो रोज़ 1 लाठा, आधा लाठा, 1 बीता बढ़ जाते हैं हर सीजन में। वो गरीब आदमी बोल नहीं पाता है, धीरे धीरे उसके 1 बीसा ज़मीन रह गया। फिर वो दौड़ के कोर्ट कचहरी जाता है, लेखपाल के पास जाता है। लेखपाल कहता है कि हम नापने का इतना पैसा लेंगे। कोर्ट कचहरी में फैसला नहीं होता है, अंतोगत्वा वो आत्महत्या कर लेता है। अगर वो मजबूत है, अगर कहीं गोली मार दिया, तब सरकार की कान रेंगता है, जू रेंगता है और उसकी जांच कराती है तो अवैध पाया जाता है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि देश अगर इसी तरह अंधेरे में चलता रहा और इससे सिर्फ सरकार को, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, रजिस्ट्रार, एसडीएम, ये तमाम लोगों को फ़ायदा होता रहा, तो गरीब कहाँ जाएगा? हम तो सरकार से कहना चाहेंगे कि एक बार सरकार सत्ता हमें दे दे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वीआईपी कल्चर क्या होता है और गरीब अमीर क्यों नहीं होता है, गरीब क्यों मरता है, ये मैं सबके सामने रख दूंगा। और मैं गरीबों को वीआईपी कल्चर में लाकर नेताओं के वेतन, पेंशन बंद करा देंगे, क्योंकि इन्हें वेतन भी मिलता है, प्रधान हैं तो उनकी पेंशन भी मिलती है, विधायक हैं तो उसका पेंशन भी मिलता है, जबकि इस पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि यह सेवक हैं, ये सेवक हैं समाज के। ये नौकरी नहीं कर रहे हैं कि इनको वेतन चाहिए। विधायक बन गए उसका पेंशन, सांसद बन गए उसका पेंशन, प्रधान बने उसका पेंशन, सभासद बने उसका पेंशन। अरे हर चीज़ का ये पेंशन भी लेंगे और वेतन भी लेंगे। और जो आदमी 60-60 बरसों तक नौकरी करता है उसकी पेंशन गायब। उनका पेंशन बंद कर देने से देश विकास की तरफ जा रहा है, और इनका पेंशन बंद कर दिया जाएगा तो बर्बादी की तरफ जाएगा। पहले तो
अधिकारियों पर अंकुश लगाए सरकार। अधिकारी बहुत तेज़ी से लूट रहे हैं, चूस रहे हैं। जिस तरह जीएसटी के नाम पर सरकार लूट रही है, उसी तरह वैध अवैध के नाम पर ये अधिकारी लूट रहे हैं, चाहे वो थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो या कहीं भी। इस पर सरकार अगर ध्यान नहीं देती है तो अपना इमेज स्वयं खराब कर रही है, क्योंकि इनको इसलिए राजा बनाया गया था और लोग इसलिए खुश थे कि ये क्षत्रिय हैं, सबकी बात सुनेंगे और सबके हित की बात करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे प्रदेश में कोई भी असुरक्षित नहीं होगा। लेकिन ये क्षत्रिय के नाम पर कलंक साबित हुए, किसी को समान अधिकार नहीं दे पाए और किसी को सुख नहीं कर पाए, सुखी नहीं कर पाए, क्योंकि पूरा समाज दुखी है। चाहे वो डॉक्टर समाज हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई किसी तरह का किसान हो, ये सब लोग परेशान हैं। सुखी कौन है? अधिकारी और सरकार। क्योंकि पैसा लूटने का ढंग अगर किसी के पास है तो सरकार के पास है, अधिकारियों के पास है। किसी भी काम के लिए जाइए, एक ज़मीन लीजिए, खारिज दाखिल कराने जाइए तो 6,000 रुपया, रजिस्ट्री कराइए तो वहाँ कमीशन दीजिए, उसके बाद उस पर जितना पैसे में आप ज़मीन लेते हैं उस पर टैक्स दीजिए, मतलब जीएसटी दीजिए, इनकम टैक्स दीजिए, फिर रजिस्ट्री पर टैक्स दीजिए, फिर उस पर मतलब अब अधिकारी को घूस दीजिए, फिर लेखपाल को दीजिए। मतलब लूट ऐसे मची है जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारे कहने का तात्पर्य है गरीब गरीब क्यों और गरीब की लड़ाई लड़ने वाला अमीर क्यों, इस पर सरकार को बहस होनी चाहिए और सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि अगर जो लोग गरीब की लड़ाई लड़ते लड़ते अमीर बन जाते हैं और गरीब गरीबे रह जाता है, ऐसा क्यों? इस पर विचार करना होगा और देश समाज को आगे आना होगा। अगर संजोग से कभी पावर मिला, प्रभु ने चाहा, समाज ने चाहा, तो मैं बता दूंगा कि देश कैसे चलता है, प्रदेश कैसे चलता है। एक गुजरात से आया और विदेश में, यहाँ बहुत पैसे होने के बाद भी कोई विदेश पर नहीं जा पाया और हवाई जहाज़ पर नहीं चढ़ पाया, और वो आदमी उस समय विदेश में पढ़ के आया था, वो कोट उतार दिया देश के लिए और एक लंगोटी धारण कर लिया, उसको और उसके बनाए हुए रास्ते को हटाकर गोडसे नीति लाकर और वहीं से एक आदमी आकर और पूर्वांचल से जीतकर प्रधानमंत्री बन जाता है। और पूर्वांचल में उस बलिया में वैसा कोई मर्द नहीं मिलता है जो प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर जी के बाद, जहां 1945 में ही देश आज़ाद हो गया था, जबकि पूरा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। जिस बलिया में 1945 में देश आज़ाद करने वाला बलिया में आज देश का प्रधानमंत्री बनने वाला कोई नहीं है। और ये बहुत दुख की बात है, बहुत दर्द की बात है कि पूर्वांचल में बाहर से आकर लोग चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बन जाते हैं और पूर्वांचल के ही लोग बनाते हैं और अपने असफल पाए जाते हैं और उन्हें किसी तरह का कोई सुख सुविधा नहीं मिलता है। मिलती है तो लास्ट में मौत, और मौत का एक ही उपाय है कि सरकार सोच समझकर बनाए। एक बैरिस्टर थे, उनके अनुयायी बनने से रोका गया और गोडसे नीति पर दुनिया को चलाने का प्रयास किया गया, और वहीं से आकर लंगोटी धारण करने वाला आज इनकी नज़र में सबसे बेकार हैं, और वहीं से आकर करोड़ों करोड़ का सूट पहनने वाला, लाखों लाख का पेन लेने वाला, चाय बेचने वाला लोग कहते हैं, घर घर बर्तन मांजने वाले की बेटा कहते हैं, वो हर शौक़ पूरा करता है। 35-35 करोड़ की कार में चढ़ता है, 8,500 करोड़ के जहाज़ में उड़ता है और वो अपने को गरीब कहता है। हम तो समाज से, देश से, भगवान से यही कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरह हमारे पूरे देश को गरीब कर दिया जाए।
पूरे देश को गरीब कर दिया जाए, ताकि सभी लोग 25 करोड़ की गाड़ियों में और 8,500 करोड़ के जहाज में उड़ सकें। सभी को प्रधानमंत्री जी की तरह गरीब कर दे भगवान और गरीब कर दे सरकार, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सरकार हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में नहीं चढ़ा पाई उसको हम चढ़ा दें, क्योंकि यह सरकार चढ़ा नहीं पाएगी। महंगाई इतनी तेज़ है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि ये सरकार कभी भी हवाई जहाज वाले को जहाज पर, हवाई चप्पल वाले को जहाज पर नहीं चढ़ा पाएगी, ये मेरा विश्वास है। करनी में और कथनी में बहुत अंतर है। आज तक सरकार झूठ पर ही चल रही है। बुलडोज़र भी काम नहीं आया, क्योंकि कहीं कहीं असफल प्रयास हो रहे हैं, जहां बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, दिल में दर्द बहुत ज़्यादा है। हमारे जो मैटर है, ऐसे सभी ज़िलों में, सभी तहसीलों में लाखों मैटर पड़े हुए हैं, और इसको एसडीएम अझुरा के रखे हैं, डीएम अझुरा के रखे हैं, एसपी दरोगा, ये सब लोग अझुरा के रखे हैं। ये लोग जगते हैं कब? जब कोई खून हो जाए या किसी तरह का शोषण हो जाए या किसी तरह का बलात्कार हो जाए। अगर ये लोग पहले ही जग जाते तो न किसी की हत्या होती, न किसी का बलात्कार होता, न किसी का शोषण होता, न कोई झूठ बोलता। लेकिन ये जगते नहीं हैं। ये जगते हैं कब? जब कुछ घट जाता है तब। तो हम सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हम आप लोगों के जीवन के लिए, जिसे बड़े परिश्रम से 9 महीना 9 दिन पेट में रखकर, सारे दर्द को झेलकर, मौत से खेलकर जब आपको ज़मीन पर माँ लाती है, उस औलाद की मृत्यु न हो सके, अकाल मृत्यु न हो सके, उसे कोई मार न सके, ऐसी व्यवस्था करने का संकल्प लेता हूँ। और सरकार से निवेदन करता हूँ कि ऐसी कोई व्यवस्था करें कि किसी का लाल, किसी का पति या किसी का बेटा या किसी का बेटी इस तरह न मारा जाए। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि यह जो कुरीतियाँ हैं ये बहुत पहले से हैं, क्योंकि अखिलेश जी के समय भी जब भर्तियाँ हुई तो उसमें दलालों ने लाखों लाख लोगों से पैसा लिए। जब हमारे माननीय मुलायम जी थे तब भी लोगों ने खूब पैसा लिया और भर्तियाँ किया। अन्य सरकारों में भी ऐसा हुआ, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस। लेकिन पैसा किसने लिया, कहाँ गया, सरकार से छुपा तो नहीं होगा। इस पर रोक लगनी चाहिए और बिना घूस लोगों की भर्ती होनी चाहिए। अभी जीएनएम की भर्ती चली है, उसमें भी लोग बात कर रहे हैं और उसमें भी लाखों लाख की बातें चल रही है। तो क्या वो जीएनएम जब कई लाख रुपया दे करके कहीं भर्ती हो गई तो क्या वो फ्री में काम करेंगी? वो तो और लूटने का प्रयास करेंगी। तो इसी तरह से सरकार जो है, जो परीक्षाएं कैंसिल कर रही हैं, जो वैकेंसियाँ कैंसिल कर रही हैं, इस पर विचार करें और अधिक से अधिक पैसा लूटने से बचें, क्योंकि जाना सबको है। तो जनता के निगाहों में गिर कर जाने से अच्छा है कि जनता के निगाहों में उठ कर जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।